गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका 4th चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था और ये चैप्टर भी आने वाली कुछ क्लासेस में खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका अब हमारे पास 2 या 3 ही टॉपिक रहते हैं। रूट वाला मिडल स्प्लिटिंग, हाँ, क्लास के बाद रुक जाना, ठीक है, क्लास के बाद रुक जाओगे, फिर हम उसको सीखेंगे। जिसको भी इसमें डाउट है, जो अभी अनु ने लिखा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन रूट वाला, उसमें जिसको भी डाउट होगा ना, वो क्लास के एंड में रुक जाना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो एक हफ्ते का पोल रिजल्ट नहीं आया ना, वो आ पाएगा क्योंकि आपकी क्लास किसी और के साथ लग रही थी, तो फिर वो पोल रिजल्ट नहीं पहचान में आया कि किसने किसके क्या क्या दिया था। इसलिए इस क्लास से पोल रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए अभी जो क्वेश्चन आएंगे उनको अच्छे से करना, ठीक है। चलिए, तो अभी करते हैं स्टार्ट। एक सवाल करेंगे जो कि शाब्दिक सवाल है, उसको अच्छे से आपने सुनना है, समझना है, फिर उसका आंसर देना है पोल में। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, वो पोल के रिजल्ट में आएगा, इसलिए उसको अच्छे से करना, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है। अच्छा, उससे पहले एक चीज रहती है, अभी क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी आपका थोड़ा सा एक और टेस्ट लेते हैं। अच्छा, आप सभी ने द्विघात सूत्र के बारे में पढ़ा होगा। कौन मुझे बताएगा कि द्विघात सूत्र क्या होता है? मतलब वो फॉर्मूला बताओ, किसी को याद हो तो बताओ। द्विघात सूत्र क्या फॉर्मूला है? डी स्क्वायर माइनस 4ac। पर ये तो गुड इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग। ये डी निकालने का है। हाँ, ये डी का मैम है। पूरा फॉर्मूला होगा -b² b² - 4ac। आराम से बोलो थोड़ा। -b², उसके बाद -b b² -b। और पहले क्या लिखना है? पहले -b लिखना है कि b² लिखना है? माइनस b, ठीक है, पहले माइनस का b, फिर √, ओके, b² - 4ac। ठीक है, और उसके बाद मैम यहाँ पे √b के ये माइनस जो b है वहां पे प्लस माइनस का साइन रहेगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस माइनस, और मैम बस अपॉन में 2 सिर्फ 2 2a। बिल्कुल, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले बताए, एक निदा ने, एक संजीव ने। तो पहला वाला जो फॉर्मूला है वो डी है, ठीक है। डी क्या होता है वो हम बहुत ज्यादा डिटेल में अभी सीखेंगे आज की क्लास में, ठीक है। और दूसरा होता है ये होता है हमारा द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको बोलते हैं, द्विघात सूत्र इसको बोलते हैं। क्योंकि जब आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला पढ़ा होगा ना, मध्य पद विभाजन, तो आपने पढ़ा होगा कि एक जो हमारा समीकरण होता है उसके अगर हमें मूल निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपके सिलेबस में है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका एक अलग सा नाम भी बताया होगा आपको, क्या नाम है इसका? एक तो है द्विघात सूत्र और इसका एक और नाम भी है जिस नाम से ये फेमस है। दूसरा नाम क्या है इसका? सोचो। कुछ आचार्य था, इतना बता दिया मैंने, बाकी आप सोचो। नहीं याद आ रहा? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। तो इसका नाम था श्रीधराचार्य का, बिल्कुल, ये इसका नाम था श्रीधराचार्य का नियम, ठीक है। तो इससे होता क्या है, क्योंकि इस फॉर्मूले की मदद से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? एक्स की वैल्यू निकालते हैं, या फिर जो भी हमारा द्विघात समीकरण होगा उसका जो भी चर होगा उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलती है। इसलिए यहाँ पे आगे एक्स लिखा है, ठीक है। अगर आपके मन में सवाल आया होगा कि इसके आगे एक्स क्यों लिखा है, तो अगर आपका जो द्विघात समीकरण है उसमें जो चर है उसकी वैल्यू निकालने में ये फॉर्मूला काम आता है, इसलिए आगे एक्स लिखा है। अगर मेरा जो समीकरण होता, मान लो ऐसा होता, ay² जमा by जमा c बराबर है 0, तो फिर क्या लिखते हो यहाँ पे? तब मैं यहाँ पे y लिखती, क्योंकि इस फॉर्मूले की मदद से मुझे क्या मिलता? मुझे y का मान मिलता, ठीक है। तो ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र। और ये जो b² - 4ac है, ये d की वैल्यू होती है, ठीक है। आपने क्वेश्चन किए थे क्या द्विघात सूत्र वाले? भी शायद क्वेश्चन नहीं किए होंगे, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना। सवाल किए थे क्या? यस मैम। किए थे इसका सवाल?
ठीक है, तो अगर उसमें भी डाउट होगा तो भी क्लास के एंड में रुक के आप मुझसे जरूर पूछना, ठीक है। अभी के लिए क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि शाब्दिक क्वेश्चन है, तो उसको अच्छे से पहले तो सुनना, समझना, फिर सॉल्व करना, ठीक है। तो एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हो, इसका करना चाहो तो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। चलो, शाब्दिक सवाल आपने किए थे तो एक सवाल उसमें से बच गया था, तो ये आपका जो सवाल है ये पोल के रिजल्ट में आएगा डायरेक्ट, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए इसको अच्छे से पहले समझते हैं कि है क्या। ये कह रहे हैं यदि एक आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, अगर आपका जो एक आयत है उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, 84 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और अगर उस आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 5 अधिक है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। अभी रुक जाओ, अभी इसको सॉल्व मत करना, पहले इसको सीखो, ठीक है। जो चीजें गिवन है वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ये पूरा सॉल्व करना है इसलिए इसको हल करना अच्छे से। अभी दिया जो है वो मैं आपको समझा देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको इजी रहे। अच्छा, ये जो मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ मेरे साथ साथ अपनी कॉपी पे उतारो, क्योंकि ये स्क्रीन पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है वो क्षेत्रफल दिया था, क्षेत्रफल बाद में लिखना। आपको कह रहे हैं आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 5 अधिक है, ठीक है। अब लंबाई क्या कर रही है, वो चौड़ाई पे डिपेंड कर रही है। अगर चौड़ाई क्या होगी, 3 होगी तो लंबाई उससे 5 ज्यादा होगी, चौड़ाई अगर 2 होगी तो लंबाई उससे 5 ज्यादा होगी। तो इसका मतलब लंबाई ज्ञात करने के लिए चौड़ाई का पता होना चाहिए। तो पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया कि चौड़ाई कितनी है, x है, ठीक है। x मीटर समझ लो कि चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। m नहीं लिखते, सिर्फ x अभी मैं लिख रही हूं। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी इसका आप खुद पता लगाओगे। चौड़ाई अगर x है और आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से अगर 5 अधिक है तो बताओ लंबाई कितनी होगी। अपनी कॉपी पे लिख लो, मैंने यहाँ पे खाली छोड़ा लेकिन आप भर दो, ठीक है। लंबाई पता लग गई, चौड़ाई पता लग गई। अब आपको बोला है कि आयत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, आयत के क्षेत्रफल का चलो फॉर्मूला बता दो, इतनी सी मदद कर देती हूँ। आप बताओ पहले, किसी को आता है अगर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ल मतलब लंबाई, गुणा का निशान, चौ मतलब चौड़ाई, ठीक है। और ऊपर से आपको आयत का क्षेत्रफल का जो वैल्यू है, जो मान है, वो भी दे रखा है जो कि 84 है, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई जो है वो 84 के बराबर है, इतना मैंने लिख दिया। अब इसके बाद का जो भी है वो आप सॉल्व करो, और क्योंकि इसको स्क्रीन पे, अपनी स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पर, इसको पहले नोट कर लो। अगर इतना नोट कर लिया है तो वाई तो नहीं लिख सकते, हैंड रेज कर लो, ठीक है। जिसने ये चीज नोट कर ली वो बस अपना हैंड रेज कर लो, ताकि फिर मैं पीछे वाली स्क्रीन दिखा सकूं जिसमें ऑप्शन है। फटाफट से हैंड रेज करो भाई, जिसने जिसने इसको नोट कर लिया कि चौड़ाई को हमने x माना, लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है। फिर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई जो है वो 84 के बराबर है। लंबाई की वैल्यू डालो, चौड़ाई की वैल्यू डालो, बराबर में 84 लिखो और द्विघात समीकरण बनाओ। द्विघात समीकरण बन गया, फिर वहां से x की वैल्यू निकालो, मतलब चौड़ाई की वैल्यू निकालो। चौड़ाई निकल गई, फिर उसकी मदद से लंबाई निकाल लो, ठीक है। अभी भी बहुत से हैंड कम है बच्चों, बताओ जिसने जिसने लिख लिया हैंड रेज करो। हिमांशी आपने इसको अगर अपनी कॉपी पे लिख लिया तो भाई हैंड रेज करो। संजीव, रीना, प्रीति, डिम्पल, अनु, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, अभी मैं इसको बैक कर देती हूँ। तो मैंने जो लिखा था उसको आपने लिख लिया होगा। अब ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं, अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो और जो भी आंसर आएगा वो आपने पोल में देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन से एक तो मुझे ये पता चलेगा कितने बच्चों को कितना समझ आया है, और यहाँ से आपका पोल रिजल्ट भी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी देखो जिसने जिसने आंसर दे दिया वो भी हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है, जिसने अपना आंसर दे दिया है पोल में। ओके विवेक, ठीक है, और बाकी बच्चे आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए, ठीक है। बिल्कुल आराम से करो, रिलैक्स होके, किसी बात की जल्दी नहीं है। आराम से सोच समझ के, जितना आपको समझ आया, जैसा भी आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए, उस तरीके से सॉल्व करो और अपना आंसर बोल में जाके दे दो, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, कॉपी पे अच्छे से सॉल्व करना है। सॉल्व करके आंसर दोगे तो भाई पक्का सही होगा।
बिना सॉल्व के आंसर दोगे तो भी पक्का गलत होगा। ठीक है, चलो फटाफट से ट्राई करो और अपना आंसर पोल में दे दो। वेरी गुड। और जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वो साथ ही साथ अपना हैंड भी रेज करते जाएं ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों ने आंसर दिया, किसने नहीं, और कौन कौन अभी रहते हैं। और जिसने नहीं दिया वो आराम से सॉल्व कर लो, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा सा समय मिल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हैंड रेज करो भाई। 5 बच्चों ने आंसर दिया लेकिन हैंड रेज है सिर्फ 3 बच्चों के। और किसने आंसर दे दिया है? ओके, तो अभी आंसर दे दिया है निकिता ने, हिमांशी ने, अनु ने, विवेक ने और सुगंधा झा जी के नाम से कौन है? माइक ऑन करके बताओ अपना नाम। अब 7 बच्चों ने आंसर कर दिया तो फिर 5 बच्चों के हैंड रेज हैं। आंसर देने के बाद ना ऐसे बस हाथ पे क्लिक करो, आपके फोन में हाथ सा बना है ना, उस पे क्लिक करो तो हैंड रेज हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करो, ट्राई करो, सही होता है अच्छी बात है, गलत होता है कोई बात नहीं, लेकिन कॉपी पे हल करके, तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है, कॉपी पे सॉल्व करके अगर आंसर दे रहे हो तो ही फायदा है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। 8 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और बाकी बच्चे भी कोशिश करो। धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। 9 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। क्लास में हमारे पास जो है वो 19-20 बच्चे हैं। ओके, 10 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, शाबाश। हैंड रेज कर लो। जिन बच्चों ने अभी अभी आंसर किया फटाफट से हैंड रेज कर लो। ओके, प्रीति, काकुल, 7 हैंड रेज है। 3 बच्चों ने भी हैंड रेज नहीं किया लेकिन आंसर दे दिया है। ओके, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। सत्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 18, 19, 20। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, संजीव, खुशबू, निदा और रानी, गजेंद्र। अगर आप में से किसी ने आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। ओके निकिता, कनिष्का, संजीव, निदा, खुशबू, रानी, गजेंद्र, आप में से अगर किसी बच्चे का आंसर आ जाएगा तो हैंड रेज कर लेना। ठीक है, पोल में आंसर दे दोगे तो हैंड रेज कर लेना। चलिए मैं वेट करूंगी 7:17 का, उसके बाद फिर हम वेट नहीं करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मतलब 2 मिनट, इतना टाइम देने के बाद भी 2 मिनट आपके पास अभी और है, तो उन 2 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करो और अपना आंसर निकालो। ठीक है, चलिए वेरी गुड। 18 बच्चों ने, 19 बच्चों ने आंसर कर दिया है। ठीक है, ठीक है। अभी खुशबू आप रहते हो, और रुचि, रुचि ने भी अभी आंसर नहीं किया। 2 बच्चों ने, अच्छा गजेंद्र ने भी अभी नहीं किया। रुचि, खुशबू और गजेंद्र, आप तीनों में से अगर किसी ने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो 2 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, रुचि ने भी आंसर दे दिया। तो अभी मुझे माइक ऑन करके बताओ, खुशबू और गजेंद्र, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो? हाँ या ना?
चलो 17 तक वेट कर ही लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, आपने आंसर दे दिया है, ठीक है। तो अभी 10 सेकंड का वेट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए भाई पोल हो चुका है एंड जिसने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं और आप भी अपना आंसर चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलो, अगर हम यहाँ पे एक तरीका यूज करें, ठीक है, वो तरीका होता है कि बस देख के पता करना। अगर वैसे करना नहीं होता, कोशिश किया करो कि सॉल्व करना है, लेकिन अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो यहाँ पे लिखा था कि आयत की जो लंबाई है, मतलब की जो लेंथ है, वो चौड़ाई से कितनी है, 5 ज्यादा है, ठीक है। जो आपके इस आयत की लंबाई है वो क्या है, वो चौड़ाई से 5 ज्यादा है। तो अगर मैं पहला ऑप्शन उठाऊं, पहले ऑप्शन की जो चौड़ाई है वो -7 थी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसकी चौड़ाई -7 है तो लंबाई कितनी होगी, सोचो जरा। अगर चौड़ाई -7 है तो लंबाई कितनी आती, -7 में 5 को जोड़ो, जो आंसर आएगा वो आपकी लंबाई होगी। क्यों? क्योंकि चौड़ाई से 5 ज्यादा है हमारी लंबाई, ठीक है। 7 में इसको करेंगे तो भाई -2 आएगा। यहाँ पे कितना था, 10 था। तो ये तो मैच ही नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ ना। देखो, समझ पा रहे हो इस बात को, बताओ चैट बॉक्स में, बताओ समझ पा रहे हो जो मैंने अभी अभी बताया, या नहीं समझ आ रहा? ठीक है, कि अगर चौड़ाई -7 आती तो हमारी लंबाई कितनी आनी चाहिए थी, 2, -2 आनी चाहिए थी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 5 ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि पहले ऑप्शन में लंबाई 10 आ रही थी और चौड़ाई -7 आ रही थी, गलत है। अगला अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ये हमारी जो चौड़ाई है वो 12 है। अगर चौड़ाई 12 है तो लंबाई कितनी होगी, बताओ। लंबाई चौड़ाई से 5 ज्यादा है। मैं कह रही हूं चौड़ाई अगर 12 है तो लंबाई कितनी होगी, 17, बिल्कुल। लेकिन क्या सेकंड ऑप्शन में ऐसा था? नहीं, बल्कि सेकंड ऑप्शन में तो चौड़ाई ये कह रहे हैं 12 है और लंबाई ये कह रहे हैं 7 है, जबकि लंबाई चौड़ाई से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे लंबाई चौड़ाई से कम आ रही है। सवाल के हिसाब से लंबाई चौड़ाई से ज्यादा होनी चाहिए थी ना, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2 में क्या हो रहा है, लंबाई कम है चौड़ाई ज्यादा है, तो ये गलत हो गया। ये भी मेरी नजर में गलत है, क्योंकि इसने भी ऊपर वाली चीज को जो है वो अभी सेटिस्फाई नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, अगर चौड़ाई 7 है तो लंबाई कितनी होनी चाहिए, बताओ। अगर चौड़ाई 7 है तो लंबाई कितनी होनी चाहिए, 7 में 5 जोड़ो, कितना आएगा, 12, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे 12 तो था पर -12 था, तो -12 नहीं आ रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत। लेकिन ऑप्शन नंबर सी ने सेटिस्फाई कर ली ये बात, कौन सी बात को संतुष्ट कर लिया, कि अगर चौड़ाई 7 है तो लंबाई 12 होगी, 7 से 5 अधिक। तो एक ये तरीका होता है एमसीक्यूज को हल करने का, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं कि जिनमें 5-5 का ही फर्क हो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं था, सब में 5-5 का फर्क नहीं था, इसलिए हमने पहचान लिया कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेकिन अगर सभी में 5-5 का फर्क होता तब भी ऑप्शन नंबर सी ही सही होता, लेकिन फिर हमें चेक करना पड़ता, ठीक है। तो अभी देखा तो ऑप्शन नंबर सी सही आया, लेकिन इसको हल भी करेंगे अच्छे से। तो पहले इसको मिटाती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा मैंने लिख लिया है, इसको पूरे अच्छे से करेंगे, ठीक है। जिसका भी डाउट है अच्छे से देखना। सबसे पहली चीज हमें दिया था कि आयत की जो लंबाई है वो आयत की चौड़ाई से 5 ज्यादा है। मतलब अगर हमें लंबाई निकालनी है तो हमें आयत की चौड़ाई पता होनी चाहिए, क्योंकि आयत की लंबाई चौड़ाई पे निर्भर कर रही है। चौड़ाई अगर 1 होगी लंबाई 6 होगी, चौड़ाई अगर 2 होगी लंबाई जो है वो 7 होगी। लंबाई क्या कर रही है, चौड़ाई पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए हमने चौड़ाई को x माना, ठीक है। अगर आयत की चौड़ाई x है तो मुझे बताइए आयत की लंबाई कितनी होगी, क्या कैसे लिखोगे आयत की लंबाई को? x+5। बिल्कुल x+5, क्योंकि हमने जो है वो सॉरी क्वेश्चन में दिया है कि लंबाई
चौड़ाई से 5 अधिक है। जब भी शब्द अधिक होता है तो समझ जाना कि जमा करना है। जब भी शब्द कौन सा आता है अधिक, तो समझ जाइएगा कि जमा करना है, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? आयत की चौड़ाई x और आयत की लंबाई x जमा में 5। किसी को डाउट है? नहीं है तो y टाइप करो, डाउट है तो पूछ लो। फिर हमें दिया था आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें कहा कि आयत का भाई क्षेत्रफल भी है, और वो जो है वो 84 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है? 84। तो हमने लिख दिया यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, सॉरी, आयत का क्षेत्रफल कितना है? 84 है मीटर स्क्वायर। ठीक है, 84 मीटर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये सब हमें दिया था। अब हमने चलना था प्रश्न के हिसाब से। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार ये क्या कह रहे हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर इतनी इतनी है, तो फिर आप क्या करो, आयत का क्षेत्रफल भी दे रखा है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। अब आयत का क्षेत्रफल का हमें, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने बहुत पहले ऐसे क्वेश्चन किए थे, कि अगर आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो उस फॉर्मूले को लिख लिया करो। जैसे कि यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल लिखा है, तो मैंने आयत के क्षेत्रफल का सूत्र का इस्तेमाल किया, क्योंकि बहुत से आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जहां पे आपको फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि वर्ग वाला क्वेश्चन आ जाए, आपको बोला जाए वर्ग का परिमाप इतना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला लिखोगे, सूत्र लिखोगे, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे कहा था आयत का क्षेत्रफल, तो मैंने लिख दिया कि आयत का क्षेत्रफल तो जी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये लंबाई गुणा चौड़ाई अगर आयत का क्षेत्रफल है, तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितने के बराबर आएगा? 84 के बराबर आएगा। सवाल में दे रखा है कि क्षेत्रफल 84 है, तो मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई भी 84 के बराबर आएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू भरनी थी। लंबाई को हमने माना है x जमा 5, तो ये आ जाएगा x जमा में 5, और चौड़ाई को हमने माना था x, तो इसको ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। बराबर में 84 था, तो ऐसे का ऐसा ही इसको भी लिखेंगे। बताओ ये किस किस को समझ आया? डाउट है तो अभी पूछो फटाफट से, और अपनी कॉपी पे भी देखते जाओ कि आपने कहाँ गड़बड़ की। नोटबुक पे भी देखो कि क्या गड़बड़ की। कहीं आपने लंबाई को x और चौड़ाई को x+5 तो नहीं मान लिया? पर मानना नहीं है वैसे, ठीक तो तब भी आता आंसर, लेकिन अगर माना होगा तो, पर मानना नहीं है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर कोई चीज ब्रैकेट के बाहर हो, अब आमतौर पे हमने ऐसा देखा था कि अगर x बाहर हो और x जमा 5 ऐसे अंदर हो तो गुणा करते हैं। हमेशा आपने ब्रैकेट के आगे ऐसा देखा होगा, लेकिन यहाँ पे केस उल्टा हो गया। ब्रैकेट के पीछे आपको ये चीज दिख गई कि ये एक ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट क्या कर रहा है? x के साथ गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या रूल लगेगा कि ये दोनों के साथ गुणा करेगा। जैसा रूल आपका इसमें लगता है, जैसा रूल आपका इसमें लगता है कि x पहले इसके साथ गुणा करेगा, फिर इसके साथ गुणा करेगा, सेम वही नियम आपका यहाँ भी लगेगा कि x पहले इसके साथ गुणा करेगा, x के साथ गुणा करेगा, फिर यही x जो है वो 5 के साथ भी गुणा करेगा। किस किसको ये समझ आया? बताओ। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखो, स्टेप बाय स्टेप सीखोगे कभी गलती नहीं होगी। पता लगा सभी को कौन सा इसमें नियम लगेगा कि अगर एक चीज ब्रैकेट में है और इस ब्रैकेट के साथ कोई गुणा कर रहा है तो वो दोनों के साथ गुणा करेगा। ऐसा मत करना कि एक के साथ गुणा करा दी, दूसरे के साथ गुणा नहीं कराई, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो x ने जब x के साथ गुणा किया तो यहां पर आ गया x की घात में 2, जमा का निशान 5 के साथ जब x ने गुणा किया तो ये आ गया 5x बराबर में 84, मतलब कि 84। ठीक है, अब हमारे पास बन चुका है हमारा द्विघात समीकरण। अब हमने इसमें मध्यपद विभाजन का इस्तेमाल करके x की वैल्यू निकालनी है, या फिर अगर आप वो करो द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मध्यपद विभाजन देखते हैं। इसका अगर हम इसको हमने कंपेयर करना है, पहले तो इसको इसके मानक रूप में लिखो। तो मैंने लिख दिया x² जमा का 5x माइनस का 84 बराबर में 0। किस किसने ये किया था? किस किसने इसको इसके मानक रूप में लिखा था और किस किसने नहीं लिखा था? बताओ। यहाँ पे पहुंच के क्या आपने इसको इसके मानक रूप में लिखा? अगर लिखा तो y लिखो, नहीं लिखा तो n लिखो। कोई बात नहीं, गलतियां होती है, देखो गलतियां सुधारने के लिए तो आए हैं यहाँ पे, है ना? हाँ बताओ, सबने लिखा था? अच्छा, निदा ने नहीं लिखा था, ठीक है। और किसी ने नहीं लिखा था? हाँ, तो
अगर इसको इसके मानक रूप में नहीं लिखेंगे तो क्या गलती हमसे होगी? गलती ये होगी कि 84 के हम चिन्ह को जमहा का ले लेंगे, लेकिन जैसे ही इसको इसके मानक रूप में लिखा तो हमें पता चल गया कि अरे 84 तो भाई जमहा का था ही नहीं, वो तो माइनस का था, है ना। तो अगर आप इसको ऐसे मान के चलो कि भाई ये ए हो गया, ये बी, ये सी, तो आप फटाफट से गुणा करते, 84 आप जमा का ले लेते, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं करना था, इसलिए पहले इसको इसके मानक रूप में लिखना था, तो लिख लिया। अब इसको इसकी तुलना करो द्विघात समीकरण के मानक रूप से, ax² जमा का bx जमा का c। ठीक है, अब यहां से ए बी सी की वैल्यू निकालो, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 क्योंकि x² के साथ कुछ है नहीं, b की वैल्यू आ जाएगी 5 जमा का, और c की वैल्यू आ जाएगी 84, कैसा? तो माइनस का। ठीक है, चलो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब हमने यहाँ से निकालना था गुणन और योग, क्योंकि मध्यपद विभाजन में वही निकालते हैं हमने इसका जो है वो गुणनफल निकालना था। तो इसका जो गुणनफल है वो आ जाएगा माइनस का ही 84, क्योंकि a को जब c से गुणा करोगे तो माइनस का 84 आएगा, और योग जो है वो इसका कितना रहेगा? 5 रहेगा। कैसा 5? तो जमा का 5। अब दो ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनको गुणा करने पे 84 आए और जमा करने पे 5 आए। तो वो हमारे पास 12 और 7 ही था। ऑप्शन में भी 12 और 7 बार बार आ रहा था, तो आप वहीं से कॉपी कर सकते थे कि 12 और 7 आ रहा है तो 12 और 7 ही होगा। 12 7 84 होता है, और 12 में से अगर 5 को घटाओगे तो 12 में 7 को घटाओगे तो भी 5 आएगा। ठीक है, बताओ ये क्लियर हुआ कि 12 और 7 क्यों लिया? 12 को 7 से गुणा किया तो 84 आता है, और 12 में अगर माइनस के 7 को जोड़ो, ठीक है, तो ये बन जाएगा 12 माइनस 7, और ये आ जाएगा 5 के बराबर। जमा का 5 था तो जमा के 5 के बराबर ही आ रहा है। कब? जब हमने 7 को माइनस का लिया तब। अगर 7 को मैं माइनस का ना लूं, जमा कर दूं, तो जमा करके तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे -7 लिया तो यहाँ पे भी -7 लेना पड़ेगा, क्योंकि 84 हमें माइनस का चाहिए। बताओ ये किस किस को समझ आया? एक एक स्टेप सीख रहे हैं तो बच्चों अच्छे से इसको सीखो। डाउट अगर आ रहा है तो भाई बिल्कुल पूछो, नहीं समझ आ रहा तो बिल्कुल पूछो। हाँ बोलो, क्लियर है? 12 लेंगे जमा का, 7 लेंगे माइनस का, क्योंकि 12 को माइनस के 7 से गुणा करेंगे तब माइनस का 84 आएगा, और 12 में जब -7 को जोड़ेंगे तब 5 आएगा। ठीक है, तो हमने फैसला ले लिया कि हम लेंगे पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या हम लेंगे माइनस का 7। अब इसको भरना है अपने समीकरण में, तो समीकरण को फिर से लिख दो। x² जमा का 5x माइनस का 84 बराबर में 0। ठीक है, x की घात 2 ऐसे का ऐसा, 5x को तोड़ना है, किसमें तोड़ेंगे? तो 12x माइनस 7x में तोड़ेंगे, और माइनस का 84 ऐसे का ऐसा बराबर में 0। अब क्योंकि यहाँ पे संख्याएं थोड़ी बड़ी हैं तो इसके गुणनखंड तो नहीं कर सकते, पहाड़ा ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो x की घात 2 और 12x में x कॉमन आया, ठीक, अंदर क्या बच गया? x जमा 12। ठीक है, बताओ किस किस को ये समझ आया? x की घात 2 और 12x में x ही कॉमन आ रहा था ना, तो यहां से एक x कॉमन लिया तो अंदर एक x बच गया, यहां से x कॉमन ले गए तो 12 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस की चीजें फिर से आ गई हैं, तो हमें ध्यान रखना है माइनस का। मैं यहाँ पे माइनस का 7 अगर कॉमन ले लूं तो अंदर बच जाएगा x। ठीक है, और 84 की जगह पे क्या लिखना है? 84 की जगह पे वो संख्या लिखो जिसको 7 से गुणा करने पे 84 आए। बताओ यहाँ पे वो संख्या क्या हुआ? फिर से बोलो। 12 प्लस का 12, बिल्कुल 12। ठीक है, अभी प्लस की बात करेंगे, अभी रुको। 84 की जगह पे 12 लिख दिया। 84 यहाँ माइनस का है और हमने बाहर कॉमन भी माइनस का ही निशान लिया है, तो जब भी आप माइनस के निशान को बाहर कॉमन लेते हो तो इन चीजों के साइन बदल जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। यहाँ पे 7x माइनस का था, लेकिन जब x को हमने अंदर लिखा तो बिना माइनस के लिखा, जमा का बन गया, और यहाँ पे माइनस का 84 था, ये भी जमा का बन जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर साइन उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया कि अभी एक और चीज कॉमन है, x जमा 12 कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिया, और यहाँ पे x माइनस 7 था वो कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्योंकि ये द्विघात समीकरण था इसके बराबर में ऑलरेडी
जीरो चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैंने 84 को उठा के इस तरफ मैं लेके आई तो वहां पे जीरो बच गया था। ठीक है, जब मैंने इसको इसके मानक रूप में लिखा तो बराबर है कि उस तरफ जीरो बच गया था, तो वो जीरो हमारी यहाँ पे मदद करेगा एक्स की वैल्यू निकालने में। एक्स जमा 12 को जब जीरो के बराबर लिखोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -12, और x -7 को जब जीरो के बराबर लिखोगे तो x आ जाएगा जमा का 7। ठीक है, अब एक सवाल है, उसका मुझे उत्तर बताओ। हमने इस क्वेश्चन में x किसको माना है? लंबाई को कि चौड़ाई को? चौड़ाई। बिल्कुल, हमने जो x माना है वो चौड़ाई को माना है। अब चौड़ाई तो देखो हमने अपने रियल लाइफ में भी यूज की। अब आपका घर बना होगा तो उस घर में भी लंबाई चौड़ाई गिनी होगी। आपकी कॉपी है, उस कॉपी की भी लंबाई चौड़ाई होती है। ये वो चीजें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में बार 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 इस्तेमाल करते हैं, मतलब इनकी हम गिनती करते हैं, है ना, कि मेरा जो ये पेन है ये कितने मीटर का है, इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी लंबाई क्या है। उसके लिए हम, अगर मैं आपसे पूछूं कितने मीटर का, कितने सेंटीमीटर का है, तो आप कभी भी जीरो तो नहीं बोलोगे। बोलोगे क्या कि इसकी जो लंबाई है वो 0 मीटर है? बोलोगे ऐसा? जीरो है क्या इसकी लंबाई? हाँ या ना, इतना तो बताओ, जीरो है क्या? नहीं है। ठीक है, और कभी आपने ऐसा सुना कि आपने घर बनाया या फिर दीवार, कुछ भी, घर रहने तो दीवार बनाई, दरवाजा बनाया, आपने फुट्टा लाया, फुट्टे में भी वैसे होता है, ठीक है, और उसमें जो उसकी लंबाई या चौड़ाई हो वो माइनस में हो? कभी सुना आपने ऐसा? बताओ, क्या कभी आपकी जो चौड़ाई है वो माइनस में हो सकती है? नो मैम। पक्का? नो मैम। नहीं हो सकती? मैम सुना नहीं है। सुना नहीं है और ना होती है, कभी भी हमने नहीं देखा। जैसे अगर बच्चों की संख्या बतानी हो तो बच्चों की संख्या भी माइनस में नहीं हो सकती। मैं बोलूंगी बताओ आप कितने बच्चे हो, तो आप बोलोगे हम अभी 15 है, 20 है, पर आप ऐसा नहीं बोलोगे कि हम -15 है। तो चौड़ाई और लंबाई में भी ऐसा होता है, जिन चीजों को हम रेगुलर यूज करते हैं वो भी कभी माइनस में नहीं आ सकती। ठीक है, तो क्योंकि चौड़ाई को हम माइनस में कभी लेते ही नहीं है, तो इन दोनों में से एक वैल्यू खुद ही कट जाएगी जिसको हम चौड़ाई नहीं मान पाएंगे। कौन है वो? -12। -12। तो हम यहाँ पे आप बकायदा रीजन लिख सकते हो, क्योंकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए x बराबर है -12, चौड़ाई नहीं है। तो बचा कौन? बचा हमारे पास 7, तो इसका मतलब चौड़ाई 7 है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 7 है। अब चौड़ाई को x माना था, x 7 के बराबर आ गया तो चौड़ाई 7 आ गया, लेकिन 7 मीटर आ गई। ठीक है, और उसके बाद मैं बोलूं कि अब बताओ कि लंबाई कितनी होगी? लंबाई थी x + 5। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई है, तो 7 जमा 5 किया तो कितना आ गया? 12 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 12 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो कभी भी आपको सवाल ऐसा दिखता है जिसमें आप पक्का श्योर हो कि इस चीज को हम माइनस नहीं ले सकते, तो एक वैल्यू को उसी वक्त कैंसिल कर दिया करो, कि क्योंकि चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए उसको हम -12 नहीं मान सकते, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। बचा कौन? 7। तो ये 7 हमारी चौड़ाई हो गई। अगर 7 चौड़ाई है और लंबाई इस चौड़ाई से अगर 5 ज्यादा है, तो 7 में 5 जोड़ा तो 12 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, लंबाई सॉरी चौड़ाई 7 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर। हाँ, चौड़ाई 7 मीटर और लंबाई 12 मीटर। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा सोल्यूशन। इसमें कोई डाउट है तो फटाफट से पूछिए। अगर डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो, या अगर आप बताना चाहो कि कहाँ पे गलती हुई तो वो भी बता सकते हो। कहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, कहाँ पे आपको समझ नहीं आया, तो भी बता सकते हो। है कोई जो अपनी गलती शेयर करना चाहे कि मैंने यहाँ पे गलत कर दिया था, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था, ये कंफ्यूज हो गई थी? अभी भी कंफ्यूज हो तो बता दो। अभी भी किसी स्टेप में अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो बता दो फटाफट से, क्योंकि वाई बहुत कम बच्चों का मुझे दिख रहा है। सिर्फ 2 ही बच्चों को समझ आया? ठीक है, झूठ मत लिखना, झूठ से मुझे और नफरत है। समझ आया तो बोलो, नहीं आया तो फिर से पूछो। चलो, अगर नहीं समझ आया होगा तो पूरा क्वेश्चन फिर से अगर सीखना है तो फिर क्लास के एंड में रुक के पूछ लेना। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए लंबाई 12 और चौड़ाई 7, ये था हमारा इसका आंसर, इसका सोल्यूशन। ठीक है, जो कि कितने बच्चों का सही था? आई थिंक 6। ठीक है, 7 बच्चों का सही था, बाकी बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया, पर कोई बात नहीं। अभी सोल्यूशन सीखा हमने। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे क्लास के बाद रुक के फिर से पूछना, क्योंकि ये शाब्दिक सवाल जरूरी है। इसको अगर हम एक बार चेक करें द्विघात सूत्र से सॉल्व करने की, तो देखते हैं। इसको मैं मिटा रही हूँ अभी।
द्विघात सूत्र मतलब x की वैल्यू निकालनी है तो x लिख दिया, माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac और इसके बटे में 2a। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, द्विघात सूत्र में है तो ये छोटा, पर इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है और कभी कभी क्या होता है कुछ संख्याएं ऐसे भी निकल जाती हैं जिनका वर्गमूल ही नहीं हो सकता, इसलिए इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर इसका वर्गमूल निकलेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पहले हम वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की। b की जगह पे मानक रूप में लिखना पड़ेगा, मानक रूप में लिख लिया है। b की जगह पे 5 है, 5 5 से 25 होता है, माइनस का निशान, 4 गुणा a गुणा c, 84 चौके करो जरा कितना होगा, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 1 33। देखना भी गुणा मैंने ठीक किया गलत किया, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 1 33, 336। ठीक है, 4 गुणा a गुणा c हो गया। 84 माइनस का था, है ना, 84 कैसा था, माइनस का था, तो यहाँ पे जमा का निशान आ जाएगा और इसको जोड़ दो अगर, तीन सौ इकसठ। इसका पर वर्गमूल नहीं हो पाएगा तो इसको हम द्विघात सूत्र से सॉल्व वैसे अभी नहीं कर सकते। बताओ ऐसे या फिर किसी और को कुछ और आ रहा है तो बता दो। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है मेरा आया 361, आपका कुछ और आ रहा है तो आप बता दो। 361 का वर्गमूल मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम द्विघात सूत्र से नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई संख्या होती जिसका वर्गमूल हो जाता तो फिर उसको हम कर लेते। किसने सॉल्व किया, जमा करके इतना ही आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है? अरे बोल दिया करो, चैट में बोल दिया करो, यस नो कुछ तो बोला करो। बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब सॉल्व किया तो इतना ही आया, 5 5 25, ठीक है, 84 4 की गुणा के 336 जमा के 361। ओके, तो अगर यहाँ पे 36 आता सिर्फ तो हम इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं हो सकता तो इसको द्विघात सूत्र से हम हल अभी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, विविक्तर के बारे में। शायद आपने इसके बारे में पहले पढ़ा हो अपने स्कूल में या फिर यहाँ पे भी पढ़ा हो तो पता नहीं, लेकिन स्कूल में तो जरूर पढ़ा होगा विविक्तर, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो क्या होता है ये विविक्तर, इसको जानने से पहले आपको द्विघात समीकरण के बारे में सब पता होना चाहिए। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। बताओ, बिल्कुल सिंपल सवाल है, पहली क्लास का सवाल है जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। बताओ फटाफट से, क्या होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बस इतना ही समीकरण है वो, इक्वल टू 0। बिल्कुल बराबर में 0। देखो वो आपने जो बताया वो बहुपद का था, समीकरण का मानक रूप होगा तो बराबर जरूर लगाना है और 0 फिर उसके बाद आ जाएगा। तो ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप और ये होता है विविक्तर। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डी कहते हैं। अभी जो हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ा, द्विघात सूत्र हमने पढ़ा, उसमें आपने एक बड़ा सा ये देखा होगा और साथ में आपने बड़ा सा डी देखा होगा। तो डी क्या है, डी को ही हम विविक्तर कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और डी कैसे निकलता है, तो डी निकलता है ऐसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका फॉर्मूला अपनी कॉपी पे सभी बच्चे नोट करेंगे कि डी मतलब विविक्तर कैसे निकलेगा, समीकरण की मदद से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, b की घात 2 माइनस 4ac, क्योंकि इस पर आपके सिलेबस में बहुत से क्वेश्चन है और इसी टॉपिक पे आधारित आपके जो एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़े से टफ कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से सीखना है, बिल्कुल इजी। अगर आपको विविक्तर आ गया तो आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर लोगे, लेकिन जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन थे, बहुत उसमें घुमाया जा रहा था कि अगर ऐसा है तो क्या होगा, वैसा है तो क्या होगा। तो इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल अभी से सीखना शुरू करो। ठीक है, विविक्तर का फॉर्मूला सबने लिख लिया तो वाई टाइप करो। यस मैम। सबको याद हो गया इसका फॉर्मूला, बताओ, तो भी वाई टाइप करो। यस मैम। d बराबर है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की घात 2 माइनस 4ac। किसका फॉर्मूला है, तो विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट है इसलिए इसको d से दर्शाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो चुका है तो चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। ये आपके पास है द्विघात समीकरण, इसका फटाफट से विविक्तर निकाल के बताओ। इसको कंपेयर करो, इसकी तुलना करो मानक रूप से, ठीक है। फिर बी की वैल्यू भरो, एसी की वैल्यू भरो, 4 भरो, और इसका मुझे बताओ कि विविक्तर कितना आएगा, मतलब कि डी कितना आएगा। वो प्लस में भी आ सकता है, वो माइनस में भी आ सकता है, वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से इसको सॉल्व करके। इस द्विघात समीकरण का विविक्तर मतलब कि डी, जिसका फॉर्मूला आपने अभी अभी कॉपी पे लिखा और याद भी किया, आप कह रहे हो 16 आएगा, ठीक है। और बताओ, और जिसने सॉल्व किया बताओ फटाफट से अपना आंसर। आपका भी 16 आ रहा है, ठीक है। और बताओ, किसी का कुछ और आ रहा हो तो बताओ। चलो तो सॉल्व करते हैं। डी होता है बी की घात 2 माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये b क्या है, 4ac क्या है, बिल्कुल सिंपल है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, इसलिए पहले उसको लिख लो यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया ax की घात 2, ठीक है, जमा का निशान bx, जमा का निशान c बराबर में 0। b की घात 2 का मतलब है 6 की घात 2, क्योंकि b की जगह पे 6 है तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा, घात में 2 लिखा, क्योंकि b का स्क्वायर हो रहा है तो 6 का भी स्क्वायर होगा। माइनस का निशान था, माइनस का निशान लगाओ। 4 ऐसे का ऐसा। a की जगह पे कितना लिखूं, a की जगह पे तो कुछ नहीं है, क्या लिखूं, एक लिखें, एक लिखेंगे बिल्कुल। सॉरी, जिसकी जगह पे कुछ नहीं तो उसकी जगह पे एक होता है, तो एक की जगह पे एक लिख दिया। सी की जगह पे क्या लिखूं, 5, बिल्कुल। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे 6 की घात 2 है तो 6 छके 36, 5 चौके 20, 36 में से 20 को अगर माइनस करोगे तो 6 का 6 बचा और 3 में से 2 गए तो 1 बचा, बिल्कुल करेक्ट है, 16 आया, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है विविक्तर। विविक्तर निकालना क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि इसके पर आधारित बहुत से क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आपको इसको ज्ञात करने में ही दिक्कत आएगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसलिए अच्छे से इसको सीख लो, ठीक है। अभी सभी को आ गया विविक्तर क्या होता है, कैसे निकालते हैं और फॉर्मूला क्या होता है। इन तीनों चीजों में डाउट है तो भाई पूछ लो, डाउट नहीं है तो फिर से वाई टाइप करो, यही तरीका है क्योंकि जानने का ना, किस किस को समझ आया, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसका भी मतलब यहाँ पे भी 16 आ रहा है, हमारा भी 16 आया था। अब इनका भी आपने विविक्तर निकालना है। अब ये समीकरण जो है वो अपने मानक रूप में नहीं है, तो पहले इनको इनके मानक रूप में लिखो, उसके बाद विविक्तर ज्ञात करो। चलो समीकरण मैंने लिख दिया, क्या ज्ञात करना है, विविक्तर ज्ञात करना है, मतलब कि डी ज्ञात करना है। तो इसको पहले तो मानक रूप में लिखिए, फिर एबीसी की वैल्यू देखो कितनी कितनी आ रही है, फिर डी के फॉर्मूले में भरो और अपना आंसर बताओ। क्योंकि इन 2 सवालों के बाद हम क्वेश्चन सीधा पोल में करेंगे, तो इसलिए अच्छे से सीखो भाई, बिल्कुल अच्छे से सीखो और अपना आंसर करो। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे उतने ही आपकी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होंगे। सेट एग्जाम भी आने वाले हैं, 4th चैप्टर भी उसमें आएगा, विविक्तर के क्वेश्चन भी उसमें आएंगे। एक क्वेश्चन मैंने सिखा दिया, अब आप अगला खुद से करो, ठीक है। 32 कह रहे हो आप, चलो देखते हैं। तो डी का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। तो डी का फॉर्मूला होता है बी की घात 2 माइनस का 4ac। अब इसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी वैल्यू किस किस की, बी ए बी सी की। तो मैंने देखा कि मेरा जो ये समीकरण था, पहली चीज ये अपने मानक रूप में ही नहीं है, तो मैंने इसको इसके मानक रूप में लिखा। तो मानक रूप होगा y की घात 2 जमा का y, माइनस का 4 बराबर के उस तरफ है, बराबर के उस तरफ हमें कुछ नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ से उठाओ और वापस लेके आओ। तो ये समीकरण बन जाएगा y की घात 2 जमा 4y जमा 4 बराबर में 0, ठीक है। ओके, आप कह रहे हो 0, चलो देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे इसको कंपेयर करना है, तो क्योंकि ये y में है तो इसको y से ही कंपेयर करो। a y की घात 2 जमा बी वाई जमा सी बराबर 0। तो यहां से मुझे मिल गई a की वैल्यू कितनी मिल गई 1, b की वैल्यू मिल गई मुझे 4 और c की वैल्यू भी मुझे मिल गई 4। सब कुछ जमा में था तो जमा में ही लिखेंगे।
b की घात 2, b की जगह पे 4 है तो मतलब 4 का स्क्वायर करना है, माइनस का निशान, 4ac, 4 गुणा a मतलब 1, c मतलब 4, ठीक है। तो इसको मैं यहां लिख लेती हूँ नीचे, कंफ्यूज मत होना। 4 की घात 2 आई थी, 4ac मतलब 4 को 1 से गुणा करो, फिर 4 से गुणा करो, ठीक है। तो 4 चौके 16 होता है, माइनस का निशान, 4 एकम 4, 4 चौके यहाँ भी 16 होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया 0। तो इसका भी विक्टर 0 है। 32 नहीं होगा बेटा, 32 आपको क्यों लगा? अच्छा, जमा का निशान हो गया होगा गलती से, नहीं जमा का निशान नहीं आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 16। किस किस को सॉरी 0, किस किस को समझ आया ये बताओ? कुछ नहीं है, पहले आपको इसको मानक रूप में लिखना है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है, फिर यहाँ भर देना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में भर देना है, ठीक है। उसके बाद उसको हल करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला अगला करके बताइए, फिर क्वेश्चन हम पोल में करेंगे विविक्तर का ही। अगला समीकरण है 5x की घात में 2 माइनस का 7x बराबर में सॉरी माइनस का 3। इसको हल कीजिए, पहले तो इसको इसके मानक रूप में लिखिए, फिर ए बी सी की वैल्यू निकाल के डी निकालो। अच्छा, पहले इसको इसके मानक रूप में लिखना है, उसके बाद ही जो है वो डी निकलेगा। आया किसी का आंसर? चैट में बता देना, ठीक है। 11, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसको इसके मानक रूप में, तो लिख दिया 5x की घात 2 माइनस का था 7x, माइनस के 3 को उठाओ, इधर लेके आओ क्योंकि नहीं चाहिए उधर, तो जमा का बन जाएगा बराबर में 0। अब इसकी तुलना करो इसके मानक रूप से, मतलब a x की घात 2 जमा का bx जमा का c बराबर में 0, ठीक है। यहां से a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, देखते हैं 21 है कि 11 है। a की वैल्यू निकालेंगे तो 5 आएगी। अच्छा, b की वैल्यू बताओ, चलो बाकी सब मैं लिख दूंगी, मुझे b की वैल्यू बताओ। 7 7 माइनस 7, माइनस का 7 और c जमा का 3। अब इन सभी वैल्यू को d में भर दो, b का स्क्वायर माइनस का 4ac, b था माइनस का 7 तो माइनस का 7 लिख दिया, इसका वर्ग करना है, आगे माइनस का निशान तो माइनस का निशान लगाओ, 4 ऐसे का ऐसा, 4 में a की गुणा करानी है मतलब 5 की गुणा करानी है, फिर c की गुणा करानी है मतलब 3 की गुणा करानी है, सबको लिख दिया। अब इसको आराम से हल करो, -7 का वर्ग करना है, 7 7 49 होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है बताओ? माइनस का 7, हाँ, जब माइनस के 7 से गुणा करेगा तो 7 7 49 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा जमा का 49, ठीक है। उसके बाद माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा लो, सभी को गुणा करो, 4 5 20 और 20 3 60, है ना। अब इसको माइनस करो, तो 60 में से अगर हम 49 को घटा दें 1 1, ठीक है, उत्तर तो 11 ही आ रहा है, लेकिन कैसा 11? प्लस का कि माइनस का बताओ? माइनस का माइनस का, बिल्कुल माइनस का। क्योंकि 49 और 60 में 60 बड़ा है, 60 के पास माइनस का निशान है, तो 11 के पास भी माइनस का निशान ही होना चाहिए, इसलिए इसका जो विविक्तर है वो माइनस का 11 आया। तो अभी हमने 3 सवाल के विविक्तर वाले पहले में देखा तो आ रहा था 16, 16 मतलब पॉजिटिव, मतलब जमा का, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है ना 16, इसके साथ माइनस नहीं लगा है तो मतलब धनात्मक। उसके बाद किया तो इसका आंसर आया 0, विविक्तर आया 0, और तीसरा क्वेश्चन किया तो उसका आंसर आया -11, मतलब ऋणात्मक। तो यहाँ से हमने सीखा कि जो आपका विविक्तर होता है वो जमा का भी हो सकता है, मतलब धनात्मक संख्या भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है, और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बस वो हमें क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा, ठीक है। तो बस इसके बारे में इतना ही था। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कंफ्यूज मत होना, आसान है पर अलग है, ठीक है।
फिर से रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन आसान है पर अलग है। यहाँ लिखा है p x की घात 2 जमा का q साथ में x जमा का r बराबर में 0। यहाँ पे भी क्या करो, इसको मानक रूप से ही इसकी तुलना करो, ax स्क्वायर जमा bx जमा c। एबीसी की वैल्यू निकालो कि ए की जगह पे कौन बैठा है, बी की जगह पे कौन बैठा है, सी की जगह पे कौन बैठा है, आ जाएगा एक बार। फिर विविक्तर के फॉर्मूले में उसको भरो और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 109 आपने लिखा है माइनस का, नहीं रजिंद्र 109 तो बहुत दूर है। ठीक है, 109 नहीं आएगा माइनस का 11 आएगा। अगर डाउट होगा तो फिर से पूछ लेना। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को कर लो, फिर पीछे वाला क्वेश्चन एक बार फिर देख लेंगे। आराम से करना, जल्दबाजी में मत करना। इस समीकरण को भी पहले कंपेयर करो, पहले इसकी तुलना करो ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर है 0 के साथ। तुलना करने के बाद देखो a की जगह पे कौन है, b की जगह पे कौन है, c की जगह पे कौन है। ठीक है, फिर डिसाइड करना। इसलिए मैंने आपको विविक्तर का फॉर्मूला लिखवा भी दिया था, याद भी करवा दिया था। अब इतना आसान सवाल तो गलत मत करो, अच्छे से मतलब आराम से क्या करो ना, जल्दबाजी में मत क्या करो। अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करने लग गए तो अभी तो बेटा बहुत अजीब से क्वेश्चन है, टफ नहीं कहूंगी, आसान है पर अजीब है, मतलब समझने में दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए अभी से इसको अच्छे से सीखो, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुना करो। डाउट होता है तो पूछा करो, डाउट के लिए भी मैं आपको टाइम देती हूँ, तब भी आप पूछते नहीं हो, पूछा करो, बताया करो। अब देखो ए की जगह पे कौन है, बी की जगह पे कौन है, सी की जगह पे कौन है, और एबीसी की वैल्यू एक बार आ गई तो डी का जो फॉर्मूला होता है वो मैं नहीं बताऊंगी, वो हमने पिछले 3 क्वेश्चन में कर लिया, लिखने का मौका भी दिया था, याद भी करवा दिया था। उस फॉर्मूले में भर दो और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो भाई, सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। तेरह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी ट्राई कीजिए, सभी कोशिश कीजिए। जो समीकरण है वो है पी एक्स स्क्वायर जमा क्यू एक्स जमा आर बराबर है 0। इस समीकरण की तुलना आपने करनी है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 से। एक बार एबीसी की वैल्यू अच्छे से निकाल लो, उसके बाद विविक्तर के फॉर्मूले में डाल लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, और क्योंकि पहले से ही हैंड रेज थे ना, पता नहीं चलता, अभी हैंड रेज करो। जैसे आंसर कर दिया, अभी वो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, 3 बच्चे रह रहे हैं अभी भी। कौन है वो जिन्होंने आंसर नहीं किया? फटाफट से आंसर करो। कनिष्का, रीना, रानी, विवेक, लक्ष्य, प्रीति, डिम्पल। अगर आंसर दीजिए तो हैंड रेज कर लो। हाँ, अगर आंसर दे चुके हो तो हैंड रेज कर लो, नहीं दिया तो दे दो। चलो करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। बहुत लंबा सवाल नहीं है ये, क्योंकि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप जाके वहीं पे देख सकते हो, पोल सेक्शन में ही। और वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने अच्छा किया, लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी हो गए। तो कंफ्यूज इसमें होने वाली वैसे बात थोड़ी सी थी, क्योंकि मैंने कहा था सवाल थोड़ा सा अलग है पर आसान है। सबसे पहला काम था एबीसी की वैल्यू निकालना। बताइए ए की जगह पे कौन है, बी की जगह पे कौन है और सी की जगह पे कौन है? ऑप्शन नंबर ये कह रहे हो? नहीं, ऑप्शन नहीं मैं कह रही। अभी मुझे बताओ ए की जगह पे है कौन? P पी। बी की जगह पे Q और सी की जगह पे R आर। ठीक है, और विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है? B square minus बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो हमने यहाँ पे बस एबीसी की वैल्यू भरनी थी।
सिंपल। तो b की जगह पे q है तो मैं लिखूंगी q का स्क्वायर, माइनस का निशान 4, a की जगह पे p है तो p लिखो, c की जगह पे r है तो r लिखो। तो q की घात 2 माइनस का 4pr, ये हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, कैफ सब कुछ आपने सही किया था, बस आपने साइन जमा का लगा दिया जो कि नहीं लगना था, माइनस का साइन लगना था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, सी और डी गलत है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि 10 बच्चों ने सही किया था, 6 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, पर कोई बात नहीं। चलिए, अभी हमारे पास 4 मिनट है, तो पोल में एक और क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? बताओ, या अगली क्लास में करना है? सभी करेंगे? यस मैम। सिर्फ चारों बोल रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं बोल रहा। बताओ। ठीक है, चलो, तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी। एक क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला याद कर लो यार, फॉर्मूले में गलत मतलब कंफ्यूज मत हो। d बराबर है b की घात, तो बीच में माइनस का निशान और साथ में 4 गुणा में a गुणा में c। ठीक है, चलो अभी करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है, इसमें साइन की भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ जमा में है, मानक रूप में भी पहले से ही बैठा हुआ है। 4x की घात 2 जमा का 4x जमा का 1 बराबर में 0। इस द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात कीजिए, मतलब कि d ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपने पोल में देना है, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, जिसने आंसर कर दिया आंसर दे देना, बट आराम से करना, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है। एक्स्ट्रा समय चाहिए, मिल जाएगा, लेकिन गलत मत करना। ठीक है, जल्दबाजी में क्वेश्चन को ना तो सॉल्व करो ना तो पोल में आंसर करो, पहले अच्छे से रिलैक्स होके सॉल्व कीजिए फिर पोल में आंसर दीजिए। ओके, हाँ, आंसर कर दिया तो हैंड रेज कर लो। वेरी गुड भाई, 5 बच्चों ने आंसर कर लिया। ठीक है, हाँ, जिसको थोड़ा समय चाहिए वो समय लेके करे, 3 मिनट है, काफी होते हैं 3 मिनट, है ना। और बाकी जिसका आ गया वो आंसर दे सकते हैं। सॉरी, क्योंकि ये आपको जो है वो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है कि इसका विविक्तर ज्ञात करो, या एमसीक्यू में आ जाएगा, जैसे अभी आया है कि इसमें से इसका विविक्तर कौन है। बहुत से सवाल हैं इस चैप्टर से, बहुत से सवाल बन सकते हैं। शाब्दिक सवाल यहाँ से आएगा, विविक्तर यहाँ से आएगा, जो इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वो भी इसी चैप्टर से आएगा, द्विघात सूत्र इस चैप्टर से आएगा, मध्यपद विभाजन यहाँ से आएगा। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 15 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। किसी को समय चाहिए सॉल्व करने का उन तीनों में से? ठीक है, तो मैं कर रही हूँ अभी 10 सेकंड का वेट, जिसने आंसर नहीं किया है 10 सेकंड में आंसर कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। सभी ने कहा कि भाई 0 आ रहा है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले एबीसी की वैल्यू लिख लेते हैं ऐसे ही, तो a 4, b 4, c 1। ठीक है, b की घात 2 माइनस का 4ac, b की घात 2 मतलब 4 की घात 2, माइनस का 4 लिख दिया, a के साथ गुणा करनी है मतलब 4 के साथ गुणा करनी है, c के साथ गुणा करनी है मतलब 1 के साथ गुणा करनी है। तो गुणा करते हैं, 4 चौके 16 माइनस का 16 बराबर में 0। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर जो है वो, आंसर नहीं, इसका जो विविक्तर है वो 0 आया। ठीक है, चलिए, तो बस ये था हमारा आज की क्लास को लेकर के। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो अगली क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है, स्पेशली उस शाब्दिक सवाल को लेकर के, तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हो, लेकिन जिसको सब समझ आ गया वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।